और इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। बिहार में विकास की गाड़ी को रफ्तार देने के लिए सम्राट सरकार ने लगभग 51,600 करोड़ रुपए का एमओयू साइन किया है, जिसके तहत बिहार को आने वाले समय में स्टील हब बनाने की तैयारी है। इतना ही नहीं, बिहार के गन्ना किसानों के लिए भी सरकार ने बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से चालू करने का फैसला भी लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में उद्योग को नई उड़ान। गयाजी में लगेगा स्टील प्लांट। मधुबनी का रयाम चीनी मिल होगा गुलजार। विकास को मिलेगी नई रफ्तार। बिहार में उद्योग धंधों को बढ़ावा देने के लिए सम्राट सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। सीएम सम्राट चौधरी की मौजूदगी में देश की प्रमुख औद्योगिक समूहों के साथ लगभग 51,600 करोड़ रुपए की निवेश के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। श्याम स्टील मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड बिहार के स्टील सेक्टर में 5,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। शाकंभरी इस्पात एंड पावर लिमिटेड 5,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा, जबकि नक्षित आयरन एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड प्रदेश में 6,836 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। तो वहीं श्री लंगटा बाबा मेटल्स एंड पावर लिमिटेड 5,500 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। इसके अलावा अंकुर स्टील प्राइवेट लिमिटेड भी 6,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। और ऐसी कई कंपनियां आने वाले समय में बिहार के स्टील सेक्टर में निवेश करने वाली हैं। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट गयाजी में लगने वाला स्टील प्लांट होगा, जो बिहार के लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा। इसके लिए 6,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बिहार स्टील हब भी बने, जिस तरह के आज एमओयूज हुए, ये प्रतीक है कि यदि 6 से 7 स्टील प्लांट्स हमारे यहाँ लगे, इसका मतलब स्टील का हब भी बनने वाला है बिहार। सिर्फ स्टील ही नहीं, बिहार के विकास में मिठास घोलने की तैयारी भी सरकार कर रही है। करीब 3 दशक से बंद पड़ी मधुबनी के सकरी रयाम चीनी मिल के फिर से गुलजार करने की तैयारी की जा रही है। 347 करोड़ रुपए की लागत से सरकारी चीनी मिल को दोबारा चालू किया जाएगा। इसके शुरू होने से करीब 5,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। हजारों गन्ना किसानों को अपनी फसल का बाजार मिलेगा। साथ ही मिथिलांचल में एक बार फिर गन्ने की खेती को नई रफ्तार मिलेगी। हम तो लगातार सदन में इस बार के सत्र में भी सकरी चीनी मिल की भी बात की है, लोहर चीनी मिल की जो बकाया है उसकी भी बात मैंने की, और सरकार के माध्यम से कैबिनेट का अप्रूवल भी आ गया कि सकरी और रैयाम दोनों चीनी मिलें से चालू की जाएगी। बिहार में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए सरकार ने 2 बड़े फैसले लिए हैं, जिनसे जनता में उम्मीद जगी है। अब देखना होगा ये योजनाएं जमीन पर उतरने में कितना वक्त लेती हैं। पटना से न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता शैलेंद्र के साथ सीतामढ़ी से राकेश रंजन की रिपोर्ट। और इसी बीच रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पटना से आपको बड़ी खबर बताते हैं। आरजेडी में जारी अंतरकलह से जुड़ी बड़ी खबर। अंतरकलह के बाद बड़ा फैसला लिया गया है। तेजस्वी यादव ने बड़ा फैसला लिया है। आरजेडी की सभी इकाइयां अभी भंग कर दी गई हैं। सभी स्तरों की सांगठनिक इकाई भंग हुई है। प्रखंड से पंचायत स्तर तक इकाई भंग की गई। सभी प्रकोष्ठ से जुड़ी इकाई भंग हुई है। समितियों का जल्द ही पुनर्गठन होगा। प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने पत्र जारी किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और तस्वीर भी उस पत्र की आपको दिखा रहे हैं, जिसमें सभी इकाइयों को आरजेडी ने भंग किया है। प्रदेश अध्यक्ष ने ये पत्र जारी किया है। प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने इस पत्र को जारी करते हुए निर्देश दिए हैं। आरजेडी की सभी इकाइयां भंग की गई। अंतरकलह के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। न्यूज़ 18 संवाददाता अमित अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। तो अमित, अब नए सिरे से आरजेडी में इकाइयों की शुरुआत होगी। बिल्कुल, बांकीपुर चुनाव के बाद जो है वो पार्टी में अंतरकलह और जोर पकड़ा और इसके बाद तू मैं की नौबत आ गई। आरजेडी के 2 कद्दावर जो नेता हैं वो आपस में उलझते हुए नजर आए। साथ ही साथ संगठन की जो कार्यशैली है वो भी पिछले कई दिनों से जो है
उस पर सवाल खड़े हो रहे थे। इन सभी को देखते हुए तेजस्वी यादव जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है, उन्होंने निर्देश किया और प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने उस पर इम्प्लीमेंट करते हुए, उस पर तामील करते हुए तत्काल प्रभाव से सभी जो प्रभाग थे, कमेटी थी, सबको निरस्त कर दिया और नए सिरे से अब सभी प्रकोष्ठों की जो है वो संगठनात्मक इकाइयों का जो है वो गठन किया जाएगा। और ये कब किया जाएगा, हालांकि इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन वर्तमान में जितनी भी इकाइयां थी, संगठन थे, सभी को भंग कर दिया गया है और नए सिरे से अब संगठनों का जो है वो पुनर्स्थापन किया जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं कह सकते हैं कि आरजेडी में पिछले कई दिनों से अंतर्कलह काफी जोरों पर थी और उसका एक तस्वीर इस तरह से सामने आया कि सभी इकाइयों को तेजस्वी यादव ने भंग करने का आदेश किया और मंगनी लाल मंडल जो प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने तत्काल प्रभाव से सभी इकाइयों संगठनों को भंग कर दिया है। ठीक है अमित, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखे, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ते हैं आगे। ईओ विमल हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल जिस शख्स पर शहर की व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी थी, उसकी आखिरी यात्रा में उसके साथ वही इंसान था जिस रिश्ते पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था। लेकिन पटना जाने वाली उस सड़क पर ऐसा क्या हुआ कि सरकारी गाड़ी में बैठा अधिकारी कभी वापस नहीं लौट सका। एसआईटी जांच में जो कहानी सामने आई है वो किसी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं। ये रिपोर्ट देखिए। ये तो पता चल चुका था कि ईओ की हत्या किसने की, लेकिन कैसे की, क्यों की, शायद ये सुनकर आपको यकीन भी ना हो। एसआईटी की जांच जारी है और हत्यारा ड्राइवर भी गिरफ्तार है और अब उसका कबूलनामा भी सामने आ गया है। ड्राइवर की जुबान से निकला कबूलनामा किसी फिल्मी थ्रिलर से कम नहीं है। आरोपी ड्राइवर का कबूलनामा। छुट्टी और व्यवहार को लेकर था विवाद। डिहरी से पटना जाने के दौरान दोनों में बहस। गुस्से में ड्राइवर ने रॉड से किया हमला। सिर पर वार से ईओ विमल कुमार बेहोश। बेहोश ईओ विमल कुमार पर चढ़ाई गाड़ी। ईओ विमल को सड़क किनारे गड्ढे में डाला। जिस सफर की शुरुआत एक अधिकारी और उसके ड्राइवर ने साथ की थी, उसका अंत भरोसे के सबसे दर्दनाक टूटने की कहानी बन गया। अब एसआईटी के सामने आरोपी का कबूलनामा है और उसी के आधार पर पूरी वारदात की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। जरा सोचिए, भरोसे के पहिए जब खुद कातिल बन जाएं, तो सफर सिर्फ मंजिल पर नहीं, सीधे मौत पर आकर रुकता है। एसआईटी ने पर्दा उठा दिया है, आगे भी पूछताछ जारी है। अभी और गुत्थियां सामने आना बाकी है। न्यूज 18 के लिए सासाराम से अजीत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। भारत नेपाल सीमा से एक बार फिर तनाव बढ़ने की खबर सामने आई है। पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर से सटे विवादित सुस्ता क्षेत्र में सीमा गश्त पर निकली एसएसबी टीम पर पथराव किए जाने का मामला सामने आया है। क्या है पूरी खबर, इस रिपोर्ट में देखिए। लाठी डंडों से घिरी एसएसबी टीम। सुस्ता सीमा पर किसने बढ़ाया तनाव? एसएसबी पर पथराव किसकी साजिश? हाथों में लाठी डंडे, सामने सीमा की सुरक्षा में तैनात एसएसबी के जवान और चारों ओर बढ़ता तनाव। बगहा के वाल्मीकि नगर से सटे विवादित सुस्ता इलाके की ये तस्वीरें कई गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। आखिर सीमा पर ऐसी नौबत क्यों आई कि जवानों को आक्रोशित भीड़ के बीच खुद को संभालना पड़ा? क्या सीमा पर हुए समझौते का पालन नहीं हुआ या फिर किसी ने जानबूझकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की? भारत नेपाल के बीच विवादित सुस्ता में एसएसबी जवानों पर नेपालियों द्वारा हमले के बाद गतिरोध बढ़ गया है। जिस इलाके में अमन चैन बहाली की दोनों देशों से सहमति बनी थी, उस विवादित क्षेत्र में नेपाल की ओर से बांध निर्माण के बाद मामला पूरी तरह तूल पकड़ लिया है।
एसएसबी का आरोप है कि भारतीय सीमा क्षेत्र की ओर मिट्टी का बांध बढ़ाए जाने का विरोध करने पर नेपाल के सुस्ता गांव से बड़ी संख्या में लोग लाठी डंडे और पत्थर लेकर मौके पर पहुंच गए। जवानों के साथ कथित रूप से गाली गलौज की गई और लौटते समय उन पर पथराव भी किया। तस्वीरों में आप भीड़ का आक्रामक रुख और जवानों के संयम को साफ देख सकते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब 31 जुलाई को दोनों देशों के सुरक्षा अधिकारियों के बीच यथास्थिति बनाए रखने पर सहमति बन चुकी थी, तो फिर निर्माण कार्य दोबारा क्यों शुरू हुआ? क्या स्थानीय स्तर पर हुई इस कार्रवाई की जानकारी संबंधित एजेंसियों को थी? और अगर थी तो समय रहते इसे रोका क्यों नहीं गया? जिस तरह से नेपाल की तरफ से हमला किया गया, उसके बाद पूरा मामला विस्फोटक बन गया है। फिलहाल एसएसबी ने 200 नेपालियों के खिलाफ मामला तो दर्ज जरूर करा दिया है, लेकिन तत्काल दोनों देशों के बीच अगर पहल नहीं हुई तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में सुस्ता का विवाद और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। घटना के बाद एसएसबी की शिकायत पर 150 से 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। लेकिन सवाल सिर्फ प्राथमिकी का नहीं, सवाल ये भी है कि क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सीमा पर निगरानी और समन्वय को और मजबूत किया जाएगा, और क्या दोषियों की पहचान कर कार्रवाई होगी? न्यूज 18 के लिए बगहा से मुन्ना राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। नेपाल में लगातार हो रही बारिश का असर अब बिहार में भी दिखने लगा है। बगहा में गंडक नदी का बढ़ता जलस्तर नदी किनारे बसे गांवों के लिए खतरे की घंटी बन गया है। कई गांव में बाढ़ का पानी घुस चुका है और लोग घर छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की तलाश में जुट गए हैं। देखिए बाढ़ और उफनती नदियों के बीच लोगों की जिंदगी किस तरह दांव पर लगी है। ये तस्वीरें सिर्फ बाढ़ की नहीं बल्कि उन लोगों की बेबसी की हैं जिनकी जिंदगी हर साल पानी की धार के साथ बहने लगती है। बगहा में गंडक नदी का बढ़ता जलस्तर अब गांव की चौखट तक पहुंच चुका है। चकदहवा और झंडू टोला जैसे गांवों में घरों के आसपास पानी भर गया है। लोग अपने बच्चों, बुजुर्गों और मवेशियों को बचाने की जद्दोजहद में लगे हैं। जिन आंगनों में कभी बच्चों की किलकारियां गूंजती थीं, वहां सन्नाटा पसरा है। सिर्फ पानी और चिंता नजर आती है। वाल्मीकि नगर बैराज से छोड़े गए लाखों क्यूसेक पानी ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। दूसरी ओर रामनगर के दोन इलाके में उफनाई पहाड़ी नदियां जिंदगी पर भारी पड़ रही हैं। बहुअरवा दोन का 11 साल का मासूम आंसू मुंडा नदी की तेज धारा में बह गया। परिजन और ग्रामीण उसकी तलाश में भटक रहे हैं। ये सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं है, बल्कि हर उस गांव की कहानी है जहां नदी अब जीवन नहीं, डर का दूसरा नाम बन चुकी है। नौरंगिया दून पंचायत के कई गांव पानी से घिर चुके हैं। 2 पंचायतों के 22 गांवों का मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। मजबूरी ऐसी कि लोग अपनी जान हथेली पर रखकर उफनती नदी को पार कर रहे हैं। हर कदम पर मौत का खतरा है, लेकिन जिंदगी की जरूरतें उन्हें रुकने नहीं देती। बगहा से सामने आई ये तस्वीरें सिर्फ बाढ़ का मंजर नहीं दिखाती, ये उन परिवारों की पीड़ा बयां करती हैं जिनकी हर बरसात एक नई परीक्षा बन जाती है। फिलहाल सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि राहत और बचाव की मदद आखिर कब तक इन गांवों तक पूरी तरह से पहुंचती है। न्यूज 18 के लिए बगहा से मुन्ना राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और खबर आपको बेतिया से दिखाते हैं, जहां गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। वाल्मीकि गंडक बराज से 2,19,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद निचले इलाकों में पानी फैल रहा है। प्रशासन और जल संसाधन विभाग अलर्ट मोड में है। इस स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी अंचल अधिकारियों को अलर्ट जारी किया है और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। गंडक नदी का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता मुन्ना राज ने। और ये तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं, दरअसल यहाँ पर अभी जलस्तर बढ़ने की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो जलस्तर है नदी का वो कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। लाल निशान से ऊपर नदी का जलस्तर पहुंच चुका है, जिससे लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है, क्योंकि लोगों के पास आवाजाही के लिए सिर्फ नाव का ही सहारा है।
खासकर जो किसान हैं वो अपने मवेशियों के लिए चारा लाने के लिए इसी नाव पर सवार होकर जाते हैं। अब जलस्तर बढ़ने की वजह से ओवरलोडेड नाव में हादसा होने की भी आशंका रहती है। इसी वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान भी हैं। तो वाल्मीकि नगर गंडक बराज से पानी भी छोड़ दिया गया है। इलाकों में लगातार हो रही बारिश के बाद गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि शुरू हो गई है और अचानक जलस्तर में वृद्धि के बाद निचले कई इलाके हैं जहां सीधे तौर पर गंडक नदी का पानी प्रवेश कर रहा है। और वाल्मीकि नगर गंडक बराज की बात करें तो वाल्मीकि नगर गंडक बराज से फिलहाल 2,20,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज गंडक नदी में हो रहा है। और सीधे तौर पर हम आपको गंडक नदी की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल गंडक नदी शांत हो चुकी थी और अचानक गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि शुरू हुई है। तौर पर लगातार पिछले 8 घंटों की बात करें तो गंडक नदी के जलस्तर में लगातार उफान जारी है। और गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर के बाद पश्चिमी चंपारण के कई ऐसे निचले इलाकों में बसे गांव हैं जिन गांवों में गंडक नदी का पानी घुसकर तबाही मचाने को आतुर है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 बेतिया। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन बेगूसराय से सामने आई एक तस्वीर उन दावों पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। लोग कह रहे हैं कि इलाज नहीं, मजबूरी का इंतजाम। स्वास्थ्य व्यवस्था की यही हाल है। कार्टन के सहारे सरकारी अस्पताल, टूटे पैर पर बांधा कार्टन का टुकड़ा, मरीज की बेबसी, सिस्टम की लाचारी। सबसे बड़ा सवाल, क्या प्लास्टर की जगह कार्टन से होगा इलाज? सरकारी अस्पताल के स्ट्रेचर पर लेटे बेबस मरीज और लाचार स्वास्थ्य व्यवस्था की ये तस्वीरें हाईटेक इलाज के दावे को हवाई साबित कर रही हैं और सिस्टम पर कई सवाल खड़े कर रही हैं। दावों की पोल खोलने और हैरान करने वाली ये तस्वीरें बेगूसराय के मंझौल अनुमंडलीय अस्पताल की हैं, जहां सड़क दुर्घटना में घायल कृष्ण कुमार को परिजन इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे। आरोप है कि प्राथमिक उपचार के दौरान डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों ने टूटे पैर को स्थिर करने के लिए कार्टन का टुकड़ा बांध दिया और फिर बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया। अब तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल रही हैं। नहीं, इसको आप लोग अपने भाषा में कूट बोलते हैं, हम लोग उसे स्प्लिंट बोलते हैं। होता क्या है, जब कोई हड्डी का कोई पार्ट फ्रैक्चर करता है तो वह इंटरनल इंजरी होती है और इंजरी के बाद हुए नुकसान को रोकने के लिए टूटे हुए पार्ट को इमोबिलाइज करना होता है। तो उसके लिए हम लोग या तो कच्चा प्लास्टर डालते हैं, अगर उसकी व्यवस्था नहीं है तो उसके लिए वही स्प्लिंट डाल के हायर सेंटर इलाज के लिए रेफर करते हैं। हाईटेक दावों के बीच मरीज को बुनियादी उपचार तक नहीं मिल पा रहा, जो कई सवाल खड़े कर रहा है। सवाल ये कि प्लास्टर की जगह कार्टन क्यों? कहां गई इमरजेंसी सुविधाएं? मरीज की जान से खिलवाड़ क्यों? और सबसे बड़ा सवाल, लापरवाही का जिम्मेदार कौन? ये सवाल अब पूरे स्वास्थ्य तंत्र के सामने खड़े हैं, क्योंकि अस्पताल में स्प्लिंट और जरूरी चिकित्सा सामग्री की जगह कार्टन का इस्तेमाल क्यों किया गया? और जब यही सवाल सिविल सर्जन से पूछा गया तो लापरवाही की जिम्मेदारी लेने के बजाय हालात का हवाला देकर अपनी खामियों पर पर्दा डालते नजर आए। तत्काल उसको रेफरल की व्यवस्था है और मरीज दर्द से छटपटा रहा है, तो जो भी सामने नजर आता है उससे उसका इमोबिलाइजेशन किया जाता है। उसके लिए कोई वस्तु अलग से निर्धारित नहीं है, लेकिन प्लान वे में अगर किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही सिलेक्ट किया जाता है कि उसका इमोबिलाइजेशन है। मतलब आपने मान लिया कि आपके अस्पताल में प्लास्टर की व्यवस्था नहीं थी, इसीलिए इलाज नहीं, मजबूरी का इंतजाम हुआ, जो अब सवाल खड़े कर रहा है। सवाल ये कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या यही है स्वास्थ्य व्यवस्था? क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी या जांच सिर्फ कागजों तक सिमट कर रह जाएगी? अगर ऐसा होगा तो आगे चलकर जवाब देना भारी पड़ेगा, क्योंकि सवाल उस भरोसे का है जिसके सहारे आम आदमी सरकारी अस्पताल का दरवाजा खटखटाता है। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने निशांत कुमार ने आज IGIMS को बड़ी सौगात दी है।
उन्होंने IGIMS में एक साथ कई सुविधाओं का उद्घाटन किया है। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने कमांड सेंटर, क्रिटिकल केयर मेडिसिन ICU, नवीन डायलिसिस यूनिट, हर्बल गार्डन के साथ ही मॉड्यूल OT कॉम्प्लेक्स का शुभारंभ किया। उद्घाटन के बाद उन्होंने कई सुविधाओं का लोकार्पण भी किया। इस दौरान IGIMS के सभी अधिकारी मौजूद रहे। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों ने स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली को लेकर स्वास्थ्य मंत्री के सामने ही नाराजगी जताई। कई मरीजों के परिजन सीधे स्वास्थ्य मंत्री के पास पहुंचे और आरोप लगाया कि अस्पताल में गरीब मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल रहा है। आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद उन्हें परेशान किया जा रहा है। निशांत कुमार ने सभी की बातें सुनी और स्पष्ट निर्देश दिया कि मरीजों के समस्या का तत्काल समाधान किया जाए। किसी भी तरह की लापरवाही पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहाँ पर भी गंभीर, चाहे वो नेफ्रो के केसेस हों या फिर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी या फिर और भी इस तरह के जो भी गंभीर किडनी से रिलेटेड बीमारी है, तो उसके मरीजों को सुविधा मिलेगी। राज्यसभा में आज जेडीयू सांसद संजय झा ने फरक्का जल संधि का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2026 में 1996 की फरक्का जल संधि के नवीनीकरण से पहले बिहार के जल हितों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा फरक्का जल संधि का फिर से रिन्यूअल नहीं किया जाए, इसमें बिहार के हितों की अनदेखी हो रही है। उन्होंने ये भी बताया ये सिर्फ पानी का नहीं बल्कि बिहार के भविष्य, जल सुरक्षा और विकास का सवाल है। संजय कुमार झा ने आगाह किया है कि यदि नई संधि में बिहार के हितों का समुचित ध्यान नहीं रखा गया तो भविष्य में जल संकट और गहरा सकता है। इसलिए केंद्र सरकार से नई संधि में बिहार के दीर्घकालिक आवश्यकताओं को शामिल करने की मांग की गई। तो मैं भारत एवं बांग्लादेश के बीच वर्ष 1996 में संपादित फरक्का वाटर ट्रीटी की वैधता 12 दिसंबर 2026 को समाप्त हो रही है। इस संदर्भ में बिहार की दीर्घकालिक वाटर सिक्योरिटी, डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट एवं जल संसाधन संबंधी आवश्यकताओं का समुचित समावेशन किए बिना इस ट्रीटी का रिन्यूअल राज्य के व्यापक हितों के प्रतिकूल होगा। क्लीन पीरियड के दौरान बिहार को जल उपलब्धता में निरंतर प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। दक्षिण बिहार के अनेक क्षेत्रों में ग्राउंड वाटर लेवल लगातार गिर रहा है। सिंचाई एवं ड्रिंकिंग वाटर की समस्या बढ़ रही है तथा राज्य को बार बार जल संकट का सामना करना पड़ता है। मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि फरक्का वाटर ट्रीटी 1996 का रिन्यूअल न किया जाए। दोबारा इंडिया बांग्लादेश का ये फरक्का ट्रीटी दोबारा रिन्यूअल न हो, वो देश के इंटरेस्ट के खिलाफ है, खास करके बिहार के इंटरेस्ट के खिलाफ है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ट्रांसफर को लेकर पोर्टल 29 जुलाई को खुला था और कल रात बंद हो गया। कुल 73,151 शिक्षकों ने ऐच्छिक ट्रांसफर के लिए आवेदन दिया है। हर 5 साल में ट्रांसफर की ये प्रक्रिया होगी। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि शनिवार को हाफ डे शेड्यूल स्कूल के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। TRE 4 की बहाली पर शिक्षा मंत्री ने कहा बीपीएससी को अधियाचना भेजी गई है। बीपीएससी जल्द नोटिफिकेशन जारी करेगी। एक बहुप्रतीक्षित शिक्षा विभाग में स्थानांतरण चल रहे हैं, उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है और पिछले 29 जुलाई को हमारा पोर्टल खुला था, ई शिक्षा कोष का पोर्टल, और कल रात 12 बजे वो पोर्टल बंद कर दिया गया। जो हमारा पूरा जो ये सिस्टम है, जो हम लोगों ने कई चरणों में उसे घोषित किया था, उसमें पहला चरण का जो आवेदन था वो कल रात में 12 बजे बंद हो गया। हमें बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि यह ट्रांसफर चूंकि ऐच्छिक ट्रांसफर था, कि 73,151 शिक्षकों ने ऐच्छिक ट्रांसफर के आवेदन दिए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। किसी पर कोई प्रेशर नहीं, सभी लोगों ने अपने विभाग को के डायरेक्शन का पालन करते हुए और अपने सुविधा वाले स्थान जो हमारे नियम हैं, महिला को उनके पंचायत के बगल में और पुरुष को उनके ब्लॉक के बगल में। और एक बात स्पष्ट है कि सभी शिक्षक अपने जिलों में शनिवार को हाफ डे होगा। इसको लेकर के नोटिफिकेशन शिक्षा विभाग से आज जारी किए जा रहे हैं।
जो लंबे समय से लोगों की डिमांड थी। खबर मुंगेर से है, जहां चहलुम जुलूस के दौरान उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब दो अखाड़ों के सदस्य आपस में भिड़ गए। दरअसल दीनदयाल चौक पर मिर्गिया चक और हजरतगंज अखाड़े के सदस्यों के बीच आगे पीछे चलने को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते लाठी डंडों की हिंसक झड़प में बदल गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर लाठियां बरसाई, जिससे मौके पर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को भी लाठीचार्ज करना पड़ा। इस पूरी घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। खबर मधेपुरा से है, जहां हरियाणा के गुरुग्राम में करंट लगने से जिले के बेलारी पंचायत के रहने वाले 28 वर्षीय मजदूर अजीत कुमार की दर्दनाक मौत हो गई। जब उनका शव पैतृक गांव बेलारी पहुंचा तो पूरे गांव में मातम छा गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अजीत गुरुग्राम के हीरानगर में मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करते थे। 3 अगस्त की शाम लेंटर ढलाई के दौरान मशीन में करंट आने से ये उसकी चपेट में आ गए, जिससे अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इस घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। गुरुग्राम में 4 दिन के बाद पहुंचले, 4 दिन के बाद लाइन लगा कर सटा कर मार दिल के सटा के मार दिल वह चीन से जो फोटो में दल के चीन में नहीं आवे से जो अब ठेकेदारे न कहते के चाहिए या घर कहाँ का ठेकेदार था? क्या नाम था ठेकेदार का? और इसको जो यहाँ से लेके गया था उसका क्या नाम था? नरेश कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? उसी के साथ गया था काम करने के लिए। और इस बीच बड़ी खबर पूर्णिया से बताते हैं, जहां कृत्यानंद नगर में स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने बड़ी कार्रवाई की है। एसवीयू ने बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर समेत 3 कर्मियों को घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता की शिकायत में घरेलू बिजली कनेक्शन के लिए 15,000 रुपए घूस मांगने का आरोप लगाया गया था। सत्यापन के बाद मामला दर्ज कर विजिलेंस टीम ने कार्रवाई की। जैसे ही शिकायतकर्ता ने 10,000 रुपए दिए, टीम ने जेई भरत मलिक और उनके सहयोगी आशुतोष पांडे, पंकज कुमार को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल तीनों कर्मचारियों से पूछताछ जारी है। कुमार शाह 10,000 रुपया, चूँकि वेरिफिकेशन के समय ही 5,000 रुपया ले लिया गया था जेई साहब के द्वारा, तो 15,000 में 5,000 रुपया पहले ही लिया जा चुका था, शेष 10,000 रुपया बच रहा था। तो आज जो है उनके अपने ही ऑफिस के चेंबर में भरत मलिक जो जेई हैं, अपने ऑफिस के चेंबर में 10,000 रुपया रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं। उनके साथ 2 और सहयोगी हैं, आशुतोष पांडे और पंकज कुमार। इन दोनों को भी पकड़ा गया है, अभी पूछताछ किया जा रहा है।